नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज। मैं हूं शबाना जावेद। आपके लिए कई सारी अहम खबरें हम अपने न्यूज चैनल के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को, इन इंसाफ न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे वो है मरकजी हुकूमत के ताल्लुक से। मरकजी हुकूमत ने अपने तीसरे मियाद की 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। खास बात यह है कि मोदी हुकूमत ने, वजीर आजम मोदी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 100 दिनों के अंदर बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े मंसूबे बनाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कई ऐसे अहम प्लानिंग है जिसकी मंसूबाबंदी की जा चुकी है और बस उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। वजीर आजम मोदी के वादे भी अपनी जगह कायम हैं और लोगों को बस अब यही याद आ रहा है कि इन 100 दिनों में क्या खास काम किए गए हैं। हमारे साथ है नूरुल्लाह जावेद। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 100 दिन, मोदी के 100 दिन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 100 दिन है वो कितना खास है और कितना खास रहे हैं। तो बातचीत करते हैं नूरुल्लाह जावेद से। क्या कहेंगे कि 100 दिन के जो वादे किए गए थे, कहा गया था कि शुरुआती जो 100 दिन जो नई हुकूमत में, तीसरे टर्म की जो नई हुकूमत बनेगी, जो शुरुआती 100 दिन होंगे उसमें बहुत सारे काम किए जाएंगे। तो लगता है कि बहुत सारे जो वादे के मुताबिक बहुत सारे काम किए गए, अहम फैसले, अहम काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर। दरअसल जब गुज़श्ता फरवरी में, इस साल फरवरी में जब पार्लियामेंट का आखिरी सेशन चल रहा था, यानी मोदी हुकूमत की दूसरे दौर मुद्दत का आखिरी जो सेशन था पार्लियामेंट का फरवरी में, उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो आखिरी तकरीर थी राष्ट्रपति की तकरीर के बाद, तो शफीक तहरीक शक्ल जो तकरीर थी उसमें उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा कि हमारी लीडरशिप में भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आलमी ताकत बन जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये तय है कि मैं आखिर तीसरी मर्तबा मैं ही बनकर वज़ीर आज़म बनकर आऊंगा और बड़ी अक्सरियत के साथ आऊंगा। और आप देखेंगे पूरे इलेक्शन की मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तासुर देते रहे कि हमारी जीत यकीनी है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। और उन्होंने इस दौरान जो मीडिया को जो इंटरव्यू दी, उस इंटरव्यू में यही मीडिया के भी लोग जो थे जिनको इंटरव्यू दे रहे थे, वो लोग भी वज़ीर आज़म से यही कह रहे थे कि आपका जो इलेक्शन है ये तो सिर्फ एक रस्म ही है, आपकी जीत यकीनी है। और वज़ीर आज़म भी सवाल मुस्कुरा देते थे। लेकिन दरअसल जो कुछ हुआ इलेक्शन में वो हमारे सामने है कि वज़ीर आज़म की 400 सीट तो क्या 240 पे सिमट गए। और अगर इलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है अगर दौरान इलेक्शन होता तो 40 से 50 सीट और कम हो सकती थी वज़ीर आज़म की। और 40 ऐसी सीटें हैं जो मुतनाज़िर जीत कही जा सकती है, जो इलेक्शन कमीशन के वॉच करने वाले लोगों ने जो बतलाई है। अब लेकिन जब तीसरी बार जब आए तो वज़ीर आज़म ने क्या वादा किया था? वादा ये किया था कि हम तीसरी बार आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने 100 दिन का एक प्लान तैयार कर रखा है, 100 दिन में बड़े बड़े काम करें। लेकिन जब वज़ीर आज़म मोदी के 100 दिन के काम, अब 10 दिन हो चुके हैं 100 दिन के काम को देखें तो ये पहली मर्तबा हुआ कि जो पार्लियामेंट में कोई बिल आवे उस बिल को वापस करना पड़ जाए। मोदी हुकूमत को फैसला करे, उस बिल फैसला को वापस करे। इन 100 दिन में देखा जाए कि नरेंद्र मोदी जो है एक क्षण में नजर नहीं आए। जैसे पार्लियामेंट के पहले सेशन में वक्फ बिल पेश किया गया। हाँ, वही एक सवाल ये भी है कि 100 दिनों में जो दो बार जो रहे वज़ीर आज़म और ये तीसरी बार, तो वही मोदी नजर आ रहे हैं जो दो बार नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कोई भी एक बिल आया तुरंत वो पास हो गया। ये बिल आया, उसमें एक बिल का डिबेट हुआ, पास हो गया। जम्मू और कश्मीर का बिल आया, 370 हटाने का बिल आया, उसको उन्होंने पार्लियामानी कमेटी को नहीं भेजा। तो इस तरह के लेकिन उसी तरह से नजर आ रहे हैं। अब देखिए वज़ीर आज़म का जो ब्रॉडकास्ट बिल जो था उस पर इतराज़ फिर उन्होंने वापस ले लिया। वक्त तरमीम बिल को वापस तो नहीं लिया, उसको उन्होंने सीधे पार्लियामानी कमेटी। पहली मर्तबा था कि जो अक़लियतों के तय कोई बिल आ गए और उस बिल को
वो बिल जो है आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक आ रहा है, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता है कि इस मुल्क में वक्फ बिल हो और मुसलमानों को वक्फ की जायदाद से फायदा मिले, और आरएसएस और हिंदुत्व की जो ताकतें हैं लगातार वक्फ पर हमला करते रही हैं। उसके ये जो वक्फ बिल है दरअसल आरएसएस के प्लान का हिस्सा है। वो प्लान वाले हिस्से बिल को भी पार्लियामेंट में एक डिबेट सीएजी को भेज दिया जाए और उस पर नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू के एतराजात को अहमियत दी जाए कि ये मोदी। इसी तरह से लेटरल जो बिल जो था, जिसमें डायरेक्टली जो लेटरल हायरिंग जो था, डायरेक्टली आईएएस के दर्जे था, उसको राहुल गांधी वगैरह ने मुद्दा बनाया और उस मुद्दा को बना के वापस लाया गया। तो ये अब अगर आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत का जो 100 दिन है ये एक्शन में नहीं है। बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है प्रताप भातुम, जर्नलिस्ट तो नहीं, कॉलम नब्बे से इंडियन एक्सप्रेस मजबूर लिखते हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत के इस को लिखा था कि मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पे 100 दिन में गैर फाल नजर आए और उनके अंदर कोई अज़्म हौसला नहीं था मोदी हुकूमत का। तो वही वादे इतने सारे कि हम बस बहुत सारे मंजिल। अब दूसरी अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप देखें इलेक्शन के दौरान अयोध्या के मसले को जिस तरह से प्रचार किया गया, तो अयोध्या का समझ जा रहा था कि वो अब जो है वो उसका जो है बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन नहीं लगता आपको कि अक़लियतों पर हमले जो है वो ज्यादा तेजी से देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से कई ऐसे मामले हैं जिस पर देखा जा रहा है कि अक़लियतों पर हमले बढ़ गए हैं, इसमें इजाफा हुआ है। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, दरअसल जब अयोध्या का जो सियासी फायदा मिलना था इस इलेक्शन में मिलना बंद हुआ। इसे जब रिजल्ट आए, नतीजे जब आने के बाद सारे तज्ज़िया नगारी ने बताया कि इस मुल्क की आवाम ने, अक्सरियत ने बीजेपी और आरएसएस की जारिहाना हिंदुत्व को, नफरत की सियासत को रद्द कर दिया है। उसके बाद ये हमें उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जिनको खाद भी है वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर बन के उभरे और दुनिया में उनकी बात सुनी जाए। तो ये तवक्को की जा रही थी कि बीजेपी भी और वज़ीर आज़म मोदी जब तन्हाई में बैठेंगे तो उसका तज्जिया करेंगे आखिर एक वो मोदी जिसके बारे में कहा जाता था जिनको शिकस्त नहीं दी जा सकती है, वो मोदी जो जहां जाए वहां जीत यकीनी है। लेकिन आखिर से इस मोदी को क्या हुआ कि बहुत सारे वो जगह जहां पर उन्होंने बार बार गए वहां इनको हार का सामना करना पड़ा, उनके अपने दावे छूट गए, खुद उनके अपनी जीत जहां पर 4 लाख के दावे किए जा रहे थे, 10 लाख जीत का दावा किया जा रहा था, और ये था कि ये बीजेपी में और अमित शाह में, मोदी में शर्त लगी हुई है कौन ज्यादा वोट से जीतते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने हल्के में 101 लाख समथिंग से जीत मिली। मतलब जीत के लिए बहुत सारे मरहले ऐसे आए इलेक्शन काउंटिंग में मुझे मोदी पीछे चल रहे थे। तो अब ये उम्मीद थी, लेकिन देखिए इक़्तिदार एक अपना एक नशा है। जब इक़्तिदार जब लोग होते हैं तो वो असल तज़िया करना भूल जाते हैं। तो बीजेपी भी इस वक्त इसी दौर से गुजर रही है कि बीजेपी अपनी शिकस्त की असल वजूहात को पता लगाने में नाकाम रही और अब वो क्या कर रही है कि उस शिकस्त को बदल डालने के लिए जारहाना हिंदुत्व को अख्तियार कर लिया, और इस जारहाना रुख अख्तियार करने की वजह से लगातार मुल्क में अक़लियतों पे हमले हो रहे हैं। अब एक नया क्रम शुरू हुआ कि मस्जिदों पर हमला करो। अब देखेंगे उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी लगातार अक़लियतों के घरों पर भी, इबादतगाहों पर भी हमले किए जा रहे हैं। और ये हमला का मकसद सिर्फ एक है कि ये मुल्क को हम कमजोर हुए हैं, लेकिन हमारा जो अज़्म है मुसलमानों को खत्म कर देने का। अभी हमारे सामने लोगों ने किताब अभी हमारे सामने है शिकवे हिंद, उसमें बताया गया कि जो अक़लियतों पे जो हमले हो रहे हैं वो हमला जो है दरअसल ऐसा नहीं कि ये बीजेपी को जीतने के लिए, दरअसल ये आरएसएस का जो मनसूबा है डी मुसलमान, इस किताब के मुसन्निफ ने मुजीबुर रहमान साहब ने एक नई इस्तिलाह यूज की है, डी मुसलमानाइजेशन, कि मुसलमानों की एक एक यादगार को खत्म कर दिया जाए। अब आसाम में क्या देखें, मुसलमानों के घरों को डाला जा रहा है, मुसलमानों पे हमले किए जा रहे हैं। तो दरअसल मोदी शिकस्त के बावजूद भी डी मुसलमानाइजेशन के शिकार हो रहा है, के मंसूबे पर काम कर रहा है, मुसलमानों को खत्म कर देना है। कैसे खत्म करना है? तो मुसलमान क्या खौफजदा हो रहे हैं? देखिए, ये इस किताब में भी और तमाम तज्जिया निगार कहते हैं कि मुसलमान खौफजदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि डी मुसलमानाइजेशन का मुकाबला कैसे किया जा सके, क्या मुसलमान उसके लिए तैयार है? ये अहम सवाल है। लेकिन अभी जैसे तो मुझे जो लगता है मायूसी की जो बात है, देखिए मुसलमान एक जिंदा कौम है। मुसलमानों ने हमेशा तारीफ किया, हर उस मरहले पिछले 14 सालों में मुसलमानों पर कई दौर आए जिसमें लगता था मुसलमान खत्म हो जाएंगे, लेकिन हर दौर में मुसलमान जिंदा होकर उभरा है, जिंदा होकर उभरी है, ताकत के साथ उभरी। लेकिन अभी जो पिछले 200-300 सालों में मुसलमानों ने वापसी नहीं की है, और वापसी करने के जो तरीके हैं उस तरीके मुसलमान आज भी उस पर काम नहीं कर रही है। बहुत बड़ा सवाल है ये। साथ ही साथ आप देखें कि मुल्क की मईशत के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो मोदी हुकूमत ने भी उसको लेकर भी कई वादे किए थे। कहा था कि तीसरी बड़ी मईशत हिंदुस्तान जो है इस तरक्की के इस राह पर गामजन है कि हम एक तीसरी बड़ी मईशत के तौर पर ये मुल्क जो है उभर कर सामने आएगा।
तो ऐसा नजर आया या उस राह पे सच में गामजन है? देखिए, ये जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत मुल्क है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं किसी में आली मैशत की, तो सवाल है कि मैशत में हिंदुस्तान के आम शहरियों की क्या हिस्सेदारी है? एक गरीब आदमी की, एक मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, दलित की क्या हिस्सेदारी है? अगर मुल्क और मोदी, देखिए वज़ीर-ए-आज़म, जैसे हर निजाम का अपना एक, जैसे इस्लाम है, इस्लाम का एक अपना इक़्तिसादी निजाम है, माशी निजाम है, इसी तरह से आपका कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म और क्या नाम है, कम्युनिज्म का संविधान का मुकम्मल तो मैशत, लेकिन हिंदुत्व का जो नजरिया है, आप हिंदुत्व के जितनी नजरिया साज है, उनके पास कोई माशी निजाम नहीं है। उनका अपना एक, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है स्वदेशी जागरण मंच, तो उस मंच के जरिए कई कई बात होती है कि भाई हम उस मुल्क में, हिंदुस्तान में है, मिडिल इंडिया बनाया जाए, और इसी मिडिल इंडिया को बनाने के लिए मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया। लेकिन हम देखते हैं गुज़श्ता 10-12 सालों में मेक इन इंडिया का नारा मुकम्मल तौर पे फेल हो गया, जबकि स्वदेशी का नारा लगाया गया। तो आज क्या है कि तमाम बड़ी कंपनियों को बेचे जा रहा है, मुल्क में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे तक की प्राइवेटाइजेशन हुआ, जहाज तक चले गए, एयरपोर्ट तक चले गए हैं, अब उस मुल्क का कुछ बचा नहीं है। और इसके, और मोदी हुकूमत की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के चंद बिजनेसमैन को फायदा मिला। अभी हमने कई रिपोर्टें आई है कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमतें, उन हुकूमतों ने अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली का ठेका दिया, और उसको, और जिस रेट पे दिया, जिस तरीके से दिया, उसका सिर्फ एक मकसद था कि अदानी को किसी तरह से फायदा। आप देखेंगे कितना बड़ा मुल्क है। इसे कहा जाता है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट मोबाइल यूज करने वाले इंडिया में रहते हैं, लेकिन इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक कंपनी काम कर रही है, वो जियो कंपनी काम कर रही है, और दो कंपनी जो एयरटेल है, बाकी जो वोडाफोन है, वो चरवा रही है। सवाल है कि इतने बड़े मुल्क में एक ही कंपनी की इजारादारी क्यों है? बहुत सारे सेक्टर में एक दो। अगर आप 100 दिन की बात छोड़े कि ये 100 दिन चल रहा है, 11 वर्षों की अगर हम बात करें, मोदी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म खुद मोदी ही रहे, तो ऐसे में मईशत को कभी ऐसा लगा कि ऊपर उठ रहा है? देखिए वज़ीर-ए-आज़म, देखिए 2 चीजें वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया है। ये हमेशा दुनिया में, ये इस भारत में एक इदारा होता था, शुमारियात का इदारा, जो सर्वे करता था, वो आज़ादाना काम करते थे। लेकिन मोदी ने गुज़श्ता 10 सालों में, मोदी हुकूमत ने हर उन इदारों को खत्म कर दिया है जो आज़ादाना तौर पर रिपोर्टें लाती थी। जैसे शुमारियात का था, स्टिकल इंस्टीट्यूट थे, ये तमाम इदारे आज खत्म हो गए, इसलिए हमारे सामने असल सर्वे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज हकीकत ये है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा, इस मुल्क में 2 चीजें बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और अदम मसावत बढ़ गया। आपको याद होगा कि आज तक एक चैनल है, उस चैनल को वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंटरव्यू दे रहे थे इलेक्शन के दरमियान में, तो उसमें एक जर्नलिस्ट है, वो पूछते हैं कि आप इस मुल्क में गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, तो वज़ीर-ए-आज़म का जो जवाब है, वो जवाब इंतहाई तरह मायूसकुन जवाब है। क्या बोलते, क्या हमने सबका नहीं, ये नहीं दिखा रहे, बोलते हैं कि क्या हर एक को गरीब बना दे क्या? हाँ, अच्छे कुछ लोग अमीर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? नहीं, अमीर ज्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो माने भाई। इस देश में पहले ऐसा था, अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने चाहिए, तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ आए तो सब यहाँ आएंगे, थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों को ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे, थोड़े और ऊपर आएंगे उनको लाएंगे। एक प्रोसेस होती है। और इसलिए या तो हम तय करें कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर हर एक को भाई 10 रुपए मिलेगा, बस 10 रुपए गुजारा करना है तो करो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है हम कोशिश करें आगे बढ़ने की। जवाब है दरअसल वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ये जो समाजाना जहनियत है, पूंजीवादी जहनियत का मजहब है। भाई आप गरीब को गरीब मत बनाएंगे, लेकिन गरीब की जो हक है, गरीब की जो हिस्सेदारी है, आप देखिएगा कि कारपोरेट सेक्टर को आपने टैक्स छूट दे दिया, उस छूट की वजह से कारपोरेट सेक्टर को कितना मुनाफा मिल रहा है, लेकिन आप गरीबों पे टैक्स बढ़ा देते हैं। आप खाना खाने जाए तो आप 18% जीएसटी दे दीजिए। अब नॉर्मल जीएसटी का भी याद होगा आपको कि इस हफ्ते पिछले हफ्ते निर्मला सीतारमण एक होटल में गई और पूछा दुकानदार से कि क्या चीज है आप तो दुकानदार ने कह दिया कि भैया इतना जीएसटी के लोग हमारी मिठाई नहीं खाना चाहते हैं।
तो निर्मला सीतारमण ने जो चेहरा बढ़ाया उसके बाद दुकानदार को माफी मांगनी पड़ गई। तो सवाल ये कि इस मुल्क में एक आदमी को सच बोलने पड़ता है। फिर आप देखिए हरियाणा में 6000 स्वीपर का पोस्ट निकला है, 6000 स्वीपर का पोस्ट निकला है। उस स्वीपर के पोस्ट में 6000 लोग वो है जो एमए पास है, मतलब 6000 में से 6000 एप्लीकेंट देने वाले जो है पोस्ट ग्रेजुएट है और 40,000 लोग ग्रेजुएट है। 2.1 लाख लोग जो है वो मैट्रिक 12वीं पास है, मतलब और इंडिया में 1% आबादी के पास 40% दौलत है, मतलब मुल्क की जो 40% दौलत जिसमें 1% लोगों के पास है। एक सवाल रह गया है मेरे ख्याल से, वो सवाल ये है कि ये जो हिंदुत्व है और जो मुल्क में से जो कुछ हो रहा है, हरियाणा मुहिम चल रही है, क्या उसकी वजह से क्या मईशत को नुकसान पहुंचा है? हाँ, नुकसान पहुंचता है। तो सवाल ये कि दुनिया में हर वो मुल्क जहां पे माहौल खराब होता है वहां मईशत कभी पनपती नहीं है। सरमादाराना निजाम अब देखिए कि मुझे मोदी जितना दुनिया घूमे हैं, अमेरिका 9 मरतबा गए हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर है जो इतने मरतबा अमेरिका गए होंगे, हर 14-15 महीने में अमेरिका वो पहुंच जाते हैं। हाँ। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी के अमेरिका जाने का कुछ बहुत बड़ा फायदा नजर नहीं आया। आपने सवाल आप देखिए कि ये जो हिंदुत्व की मुहिम है उससे इंडिया की इकोनॉमी का नुकसान पहुंचने में मिसाल बता रहा हूँ कि जैसे गांव रक्षक के नाम पे जो हमले हुए हैं उससे क्या हुआ है कि लोग जानवर का बिजनेस मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया है। और जो लोग खेती करते थे जानवरों की ज़राअत करते थे, खेती कर रहे हैं, उस गाय दूध दे रही है, लेकिन गाय दूध देना बंद कर दिया तो गाय को मजबा खाना दे दिया जाता है। अब जो है अब मजबा खाना नहीं जा रहा है तो अब लोग खेतों को छोड़ दे रहे हैं, लावारिस बनाने जा रहा है। अब वो हुकूमत मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में कितने हमें गौशाला बनाया गया, गौशाले में करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गाँव गाय की हालत अच्छी नहीं है। उसके से इंडिया का जो एक बड़ा कारोबार था, बीफ इंडस्ट्री जो थी, जो दुनिया भर में गोश्त सप्लाई करते वो बहुत ठप हो कम होता जा रहा है। और लेदर जो इंडस्ट्री थी जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए थे, वो आज की तारीख में इंडिया में लेदर इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। उसकी वजह जो है सिर्फ ये हिंदुत्व हरियाणा में। और इसी तरह से आप देखेंगे कि रिपोर्ट आई है कि इस साल तकरीबन 6 लाख अमीर जो दौलतमंद इंडिया छोड़ के चले जा रहे हैं। लोगों ने अपनी जो है तो आप बोल सकते हैं कि जो हिंदुत्व की जो मुहिम है, जो मोदी इसको रोकने में नाकाम हो रहे हैं, उसका डायरेक्टली हिंदुस्तान की मैशत को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नूरुल्लाह जावेद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से 100 दिन की जो हुकूमत है वो खासकर हिंदुस्तान को माशी तौर पर आगे लाने में जो उनके वादे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें नाकामी नजर आती है। साथ ही साथ जो ये वादा किया गया था कि बहुत सारे बड़े मंसूबे हैं जिस पर काम किया जाएगा और 100 दिनों के अंदर काम किया जाएगा, वो अब तक उसको जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मरकजी हुकूमत, खासकर जो बीजेपी है, बीजेपी पार्टी अपने जो हालात है, जो जिस तरह से लोगों में जो मायूसी बढ़ रही है उसको लेकर वो कुछ तजिया करेंगे और कुछ हालात में बेहतरी दिलाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल इंसाफ न्यूज ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए अपनी कोई राय और मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर दें। हमारा ये प्रोग्राम यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।